नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष रविंद्रनाथ टैगोर की सजा कहानी लेके आई हूँ, जिसकी मूल कथानक और आत्मा को जस का तस रखते हुए मैं उसका संक्षिप्त भाग आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं सजा। जब दुखीराम रुई और छिदाम रुई दोनों भाई सुबह हाथ में हंसिया लेकर मजदूरी करके बाहर निकले, तब उन दोनों भाइयों की पत्नियों में चकचक चिल्पों मची हुई थी। किंतु प्रकृति से अन्य नानाविध नित्य कलवर के समान इस कलह कोलाहल का मोहल्ले भर के लोगों को अभ्यास था। तीव्र कंठ स्वर सुनते ही लोग एक दूसरे से कहते, वह देखो चिढ़ गई। अर्थात जैसी आशा की जा रही थी ठीक वैसा ही हुआ है। आज भी स्वाभाविक नियम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हुआ। प्रातःकाल पूर्व दिशा में सूर्य के निकलने पर जैसे कोई उसके निकलने का कारण नहीं पूछता, वैसे ही इन कोरियों के घर में दोनों देवरानी जेठानी में जब कोई हो हल्ला होने लगता है तो उसका कारण जानने का कौतूहल किसी को नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि यह कोलाहल पड़ोसियों की अपेक्षा दोनों पतियों को अधिक स्पर्श करता था, किंतु वे इससे किसी प्रकार की असुविधा नहीं मानते थे। उल्टे जिस दिन घर में कोई शोर न होता और चारों ओर सन्नाटा छाया रहता, उस दिन उन्हें किसी प्रकार का अनैसर्गिक उपद्रव की आशंका होने लगती। उस दिन कोई भी हिसाब करके यह नहीं बता सकता था कि अब क्या होगा। हमारी कहानी की घटना जिस दिन आरंभ हुई, उस दिन संध्या के समय कुछ पहले दोनों भाई जब मजदूरी करके थके हुए घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर स्तंभ साए साए कर रहा है। बाहर भी बड़ी उमस थी। दोपहर के समय वर्षा जोर की बौछार से हो चुकी है। अब भी चारों ओर मेघ छाए हुए, हवा का नामो निशान नहीं है। दुखीराम और छिदाम उस दिन जमींदार की कचहरी में काम करने गए थे। उस दिन नदी के पार किनारे की भूमि में जलीधान पक गया था। वर्षा में नदी के किनारे डूब जाने से पहले ही धान काटने के लिए बस्ती भर के गरीब लोग या तो अपने खेत में या फिर मजदूरी पर पाट काटने में लगे हुए थे। बस केवल इन दोनों भाइयों को कचहरी का एक सिपाही आकर जबरदस्ती पकड़कर ले गया। कचहरी के छप्पर को भेद कर जगह जगह से पानी चू रहा था। उसी की मरम्मत में पूरा दिन भर वे दोनों जुटे रहे। घर नहीं जा सके, कचहरी में ही कुछ जलपान किया। बीच बीच में वर्षा में भीगना भी पड़ा। वाजिब मजदूरी तो मिली नहीं, उसके बदले में जो अनुचित कड़वी बातें सुननी पड़ी वे उनकी मजदूरी से ज्यादा थी। संध्या समय घर लौटकर दोनों भाइयों ने देखा कि देवरानी चंद्रा जमीन पर आंचल छिपाए पसरी हुई है और जेठानी राधा मुंह भारी किए ओसरे में बैठी है। उसका 1.5 वर्ष का बच्चा सो रहा है। दोनों भाइयों ने अंदर पहुंचकर देखा कि बच्चा नंगा आंगन के एक कोने में चित पड़ा सो रहा है। भूखे दुखीराम ने और विलंब नहीं किया, कहा भात दे। बारूद के बोरे में जैसे आग की चिंगारियां गिर पड़ी हो। जेठानी क्षण भर में जोर से तीव्र आकाश भेदी स्वर करते हुए बोली, भात कहाँ है जो भात दूं? तू क्या चावल देकर गया था? मैं स्वयं क्या रोजगार करके लाती? सारे दिन का थका हुआ और लांछना के बाद अन्नहीन अंधेरे घर में स्त्री के इस रुक्ष वचन, विशेषकर अंतिम वाक्य में निहित कुलसित श्लेष दुखीराम को एकाएक असहाय हो उठा। उसने क्रुद्ध व्याघ्र के समान गंभीर गर्जना करते हुए कहा, क्या कहा? और दूसरे ही क्षण उसने हंसिया उठाकर आव देखा न ताव चट से स्त्री के सिर में दे मारा। राधा अपनी देवरानी की गोद में गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए क्षण भर में ही। रक्त से सने वस्त्रों में चंद्रा ने कहा, अरे ये क्या हुआ रे? और कहकर चीख पड़ी। छिदाम ने उसका मुंह दबा दिया। दुखीराम हंसिया पकड़कर हाथों से मुंह ढके हुए हत बुद्धि के समान धरती पर बैठ गया। बच्चा जाग पड़ा और डर से चीख पड़ा। बाहर उस समय पूर्ण रूप से शांति थी। चक्रवर्ती परिवार के रामलोचन काका गांव के डाकघर में चिट्ठी छोड़कर लौटकर चुपचाप निश्चित भाव से हुक्का पी रहे थे। उन्हें अचानक याद आया कि उनके अपने कोरी आशा में दुखी पर लगान के बहुत से रुपए बाकी है और आज उसने कुछ अंश चुकाने का वादा किया था। इस समय
तक वे घर लौट आया होगा। यह सोचकर वे कंधे पर चादर डालकर छाता लेकर बाहर निकले। कोरियों के घर में घुसते ही उनका शरीर सुन्न पड़ गया। देखा, घर में दिया नहीं जला रहा है। अंधेरे ओसरे में 2-4 अंधेरी मूर्तियां अस्पष्ट दिखाई दे रही है। रह रह कर ओसर के कोने में रोने की अस्पष्ट आवाज फूट पड़ती है और बच्चा ज्यों ही माँ पुकारता रोने की चेष्टा करता, छिदाम उसका मुंह बंद कर देता। कुछ भयभीत होकर रामलोचन ने पूछा, दुखी घर में हो क्या? अब तक दुखी पत्थर की मूर्ति के समान निश्चल बैठा था। उसका नाम लेकर पुकारते ही वह अबोध बालक के समान रोने लगा। छिदाम तुरंत ओसरे के आंगन में उतरकर चक्रवर्ती के पास आया। चक्रवर्ती ने पूछा, औरतें शायद झगड़ा कर बैठी? आज तो दिन भर चिल्लपों हो रही थी। अभी तक कित कर्तव्य मूढ़ छिदाम कुछ भी नहीं सोच पाया। अनेक प्रकार की असंभव कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में उठ रही थी। ओसरे की ओर बढ़ने की चेष्टा करते हुए चक्रवर्ती बोले, किंतु उसके लिए रोता क्यों है रे दुखी? छिदाम को लगा अब खैर नहीं, हठात कह बैठा, झगड़े में छोटी बहू ने बड़ी बहू के सिर पर हंसिया दे मारा। उपस्थित विपत्ति को देखकर और विपत को देखकर यह बात सहज ही मन में नहीं आती। उस समय छिदाम सोच रहा था, कठोर सत्य के हाथ में किस प्रकार रक्षा की जा सकती है। रामलोचन का प्रश्न सुनते ही उसके दिमाग में तत्काल जो उत्तर सूझा उसने उसी क्षण वह कर डाला। रामलोचन ने चौंक कर कहा, क्या कहा? मरी तो नहीं? छिदाम ने कहा, मर गई। और वह कहते उसने चक्रवर्ती के पैर पकड़ लिए। चक्रवर्ती को भागने का रास्ता नहीं बोला। सोचा, राम राम, संध्या के समय ये कैसी विपदा आ पड़ी। अदालत में गवाही देते देते प्राण ही निकल जाएंगे। पर छिदाम ने किसी प्रकार उसके पैर नहीं छोड़े। बोला, पंडित जी, महाराज, अब अपनी बहू को बचाने का कोई उपाय करो। मामले मुकदमों के परामर्श देने के लिए रामलोचन सारे गांव में प्रधानमंत्री है। थोड़ा सोचकर बोले, देख, इसका एक उपाय है। तू इसी समय दौड़कर थाने जा और कह दे तेरे भाई दुखी ने संध्या के समय लौटकर भात मांगा। भात तैयार न था, इसीलिए स्त्री के सिर पर हंसिया दे मारा। वे निश्चित रूप से कहता हूं, ये बात कहने से छोरी बच जाएगी। छिदाम का गला सूख गया। उठकर बोला, पंडित जी, बहू चली गई तो बहू तो मिल जाएगी, किंतु भाई को फांसी हो गई तो भाई फिर नहीं मिलेगा। किंतु जब उसने अपनी स्त्री के नाम दोषारोपण किया था तब ये सारी बातें नहीं सोची थी। जल्दी में ये सब काम कर डाला। चक्रवर्ती को भी ये बात युक्ति संगत प्रतीत हुई। वे बोले, तब तो घटित हुआ है, वही कहो, सब ओर से रक्षा करना असंभव है। ये सोचकर रामलोचन अविलंब चले गए। देखते देखते गांव में शोर मच गया कि कोरियों के घर में चंद्रा ने गुस्से में आकर अपनी जेठानी के सिर पर हंसिया दे मारा। बांध टूट जाने पर जैसे पानी का रेला आता है, उसी प्रकार हुंकार भरते हुए पुलिस गांव में आ पहुंची। अपराधी और निरपराधी सभी बड़े उद्विग्न हो उठे। छिदाम ने सोचा, जो रास्ता बनाया उसी पर चल पड़ेगा। उसने चक्रवर्ती के सामने अपने मुंह से जो एक बात कही वह सारे गांव में फैल गई। छिदाम ने अपनी स्त्री चंद्रा से अपने ऊपर अपराध लेने का अनुरोध किया। तब उस पर जैसे वज्रपात हुआ। छिदाम ने आश्वासन देते हुए कहा, जो कह रहा हूं वह कर, तुझे कोई भय नहीं है, हम तुझे बचा लेंगे। आश्वासन तो दिया, किंतु गला सूख गया, मुंह का रंग फीका पड़ गया। चंद्रा की अवस्था 17-18 वर्ष से अधिक नहीं थी। मुंह हष्टपुष्ट गोल था, मंजिला कद, गठी हुई देह। दुनिया में सभी विषयों के प्रति उसको एक कौतूहल था। मोहल्ले में गपशप करना उसे अच्छा लगता था। कमर पर घड़ा रखकर घाट जाते जाते अपनी 2 उंगलियों के घूंघट को जरा ढककर 2 उज्जवल चंचल घनी आंखों से रास्ते में जो कुछ भी दर्शनीय होता वह सब देख लेती। बड़ी बहू ठीक उससे उल्टी, अत्यंत अव्यवस्थित, ढीली ढाली, सिर पर पल्ला, गोद का बच्चा, घर गृहस्थी का काम वह कुछ भी नहीं संभाल पाती। हाथ में कोई विशेष काम भी नहीं था तो भी उसे मानो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। छोटे देवरानी उससे अधिक बात नहीं करती थी। मृदुल स्वर में 2-1 चुपती बातें कहती और हाय हाय करती थी। पति पत्नी के इन 2 जोड़ों के स्वभाव में एक आश्चर्यजनक मेल था। दुखी राम
ऐसा निरीह किंतु भीषण सबल किंतु निरुपाय मनुष्य अति दुर्लभ था और छिदाम को मानो किसी ने बड़े यत्न से किसी चमकीले काले पत्थर से तराश कर गढ़ा हो। उसके अंग सुघड़ थे, अनुपात में कहीं भी लेश मात्र की कमी नहीं थी। बड़े बड़े काले बालों को तेल लगाकर संवारता रहता था जो कंधे पर लटकते थे। ग्राम वधुओं के सौंदर्य के प्रति यद्यपि उसकी दृष्टि उदासीन न थी और उसकी आंखों को वह मनोरम लगे इसकी उसे काफी चाह थी, तो भी छिदाम अपनी युवती पत्नी को कुछ विशेष प्रेम करता था। दोनों में झगड़ा भी होता था, प्रेम भी होता था, कोई किसी को परास्त नहीं कर पाता था। एक अन्य कारण से भी दोनों में के बंधन कुछ सुदृढ़ थे। छिदाम सोचता चंद्रा किसी प्रकार की चंचल स्वभाव की स्त्री है, उसका पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। और चंद्रा सोचती मेरी पति की निगाहें चारों ओर रहती है, उनको जरा मजबूती से बांध कर किसी भी दिन हाथ से छूट जाने में कोई बाधा नहीं है। प्रस्तुत घटना घटने के कुछ समय पहले वे पति पत्नी बड़ी भारी खींचातान चल रही थी। चंद्रा ने देखा कि उसका पति बीच बीच में काम का बहाना करके कहीं दूर चला जाता है, यहाँ तक कि 2-3 दिन बिताकर आता है और कुछ भी कमाकर नहीं लाता। बुरे लक्षण देखकर वह भी कुछ अति करने लगी। जब तब घाट पर चली जाती, मोहल्ले में घूम आती, लौटकर काशी मजूमदार के मंझले लड़के की खूब चर्चा करती। छिदाम के दिन और रात पर किसी ने विष घोल दिया हो, काम काज में कहीं भी पल भर उसका मन शांत नहीं रहता। एक दिन आकर उसने खूब भाभी को फटकार लगाई। वह हाथ हिलाकर गरजते हुए मृत पिता को संबोधित करते हुए पुकार कर बोली, वह औरत तो तूफान से भी तेज है, उसे भला मैं संभाल लूंगी। मैं मानती हूं वह एक न एक दिन सर्वनाश कर कर रहेगी। छिदाम आंखें लाल कर अपनी पत्नी से बोला, अब यदि कभी सुना कि तू अकेले घाट पर गई हो तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। चंद्रा बोली, अब तो छाती में ठंडक पड़ जाएगी। और यह कहकर उसने उसी क्षण बाहर जाने को तैयार हो गई। छिदाम ने लपक कर उसके बाल पकड़े और उसे खींचकर कोठरी में बंद कर दिया और बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। शाम को लौटकर देखा कोठरी खुली है, घर में कोई नहीं है। चंद्रा 3 गांव पार करके सीधे अपने मामा के यहाँ घर धमक गई। छिदाम वहां से बहुत प्रयत्न करके अनेक मिन्नतें करके उसको घर लौटा लाया, किंतु इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने समझ लिया कि जिस तरह अंजलि भर पारे को मुट्ठी में जोर से नहीं दबाए रखा जा सकता, उसी प्रकार इस स्त्री को भी पकड़ कर रखना असंभव है। फिर कोई जबरदस्ती नहीं की, किंतु उसके दिन बड़ी अशांति से कटने लगे। इस चंचल युवती स्त्री के प्रति उसका चीर शंकित प्रेम एक तीव्र वेदना में और अधिक दुखदायी हो गया। यहाँ तक कि कभी कभी उसके मन में आता कि यदि वह मर जाती तो वह निश्चित भाव से कुछ शांति पाता। मनुष्य की जितनी ईर्ष्या मनुष्य पर होती है उतनी यम पर नहीं। तभी घर में यह विपत घटी। चंद्रा से जब उसके पति ने खून स्वीकार करने के लिए कहा तो वह स्तंभित होकर देखती रही। छिदाम ने आश्वासन दिया, तुम्हारे लिए डर की कोई बात नहीं है। इतना कहकर वह पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के सामने क्या कहना होगा यह बार बार सिखाने लगा। चंद्रा ने यह सारी लंबी कहानी तनिक भी नहीं सुनी, काठ की मूर्ति की तरह बनी बैठी रही। सभी कामों में दुखीराम पूरी ओर से छिदाम के ऊपर निर्भर था। छिदाम ने जब चंद्रा के ऊपर दोषारोपण करने को कहा तो वो बोला, तो फिर बहू का क्या होगा? छिदाम ने कहा, उसे मैं बचा लूंगा। और दुखीराम निश्चित हो गया। छिदाम ने अपनी स्त्री को सिखा दिया था, तू कहना जेठानी मुझ पर हंसिया लेकर मारने आई थी, मैं उसको कटार लेकर रोकने गई, हठात न जाने कैसे लग गई। यह सब रामलोचन की सूझ थी। पुलिस आकर जांच पड़ताल करने लगी। चंद्रा ने भी अपनी जेठानी का खून किया है। गांव के सभी लोगों के मन में यह धारणा बदमूल हो गई। सारे साक्ष्यों द्वारा यही प्रमाणित हुआ। पुलिस ने जब चंद्रा से पूछा तो उसने कहा, हाँ मैंने खून किया है। खून क्यों किया? वह मुझे सुहाती नहीं थी। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। वह तुम्हें पहले मारने आई थी? नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार किया? नहीं। इस प्रकार के उत्तर सुनकर सभी अवाक रह गए। छिदाम को तो बिल्कुल बेचैन हो उठा। उसने कहा, यह सही नहीं बता रही है। बड़ी बहू ने पहले, दरोगा ने उसे बड़ी फटकार लगाकर रोक दिया। अंत में उसने बाकायदा जिरे करके बार बार वही उत्तर दिया।
बड़ी बहू की ओर से किसी भी प्रकार का आक्रमण चंद्रा ने किसी भी भांति स्वीकार नहीं किया। ऐसी अदम्य औरत भी नहीं मिलती, एकदम प्राण प्रण से फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तुली थी। यह कैसा भीषण हठ था। चंद्रा मन ही मन पति से कह रही थी, मैं तुम्हें छोड़कर अपने इस नव यौवन को लेकर फांसी के तख्ते का वरण करूंगी। मेरे इस जीवन का अंतिम बंधन अब उसी के साथ है। डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने भी चंद्रा ने दोष स्वीकार किया और बड़ी बहू ने खून के समय उसके प्रति किसी भी प्रकार का अत्याचार किया था यह प्रकट नहीं हुआ। किंतु उस दिन छिदाम साक्ष्य स्थल पर आते ही एकाएक रो पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, दुआ ये है हुजूर, मेरी स्त्री का कोई दोष नहीं है। हाकिम डांट लगाकर उसको ठंडा करके उसके प्रश्न करने लगा। वह एक एक करके सच्ची घटना बताने लगा। हाकिम ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि प्रधान विश्वस्त प्रतिष्ठित गवाह रामलोचन ने कहा, खून के थोड़ी देर बाद ही मैं घटना स्थल पर पहुंच गया था। रामलोचन ने पहले तो चंद्रा को बचाने के लिए बहुत सी बातों की कल्पना की थी, किंतु जब उसने देखा कि चंद्रा स्वयं ही खड़ी हो गई है तो सोचा, अरे बाप रे, अंत में क्या झूठी गवाही के झंझट में पड़ना। जितना जानता हूं उतना ही कहूंगा। यही सोचकर रामलोचन ने फिर कहा जो वह जानता था, बल्कि उससे भी कुछ अधिक उसने कहने में कसर नहीं रखती। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने मामला सेशन के सुपुर्द किया। इस बीच खेती बाड़ी, हाट बाजार, हास्य रुदन, पृथ्वी के सभी काम चलते रहे। अपराधी और साक्षी को लेकर पुलिस अदालत में हाजिर हुई। सामने बैठे हुए मुंसिफ की कचहरी में बहुत से आदमी अपने अपने मुकदमों की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। चंद्रा ने जज के सामने कहा, अजी साहब, एक बात को बार बार कितनी बार कहूं? जज साहब ने समझाते हुए कहा, जो अपराध तुम स्वीकार कर रही हो उसका दंड क्या है तुम जानती हो? चंद्रा ने कहा, नहीं। जज साहब ने कहा, उसका दंड है फांसी। चंद्रा ने कहा, अजी साहब, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे वही दे दो ना। तुम लोगों की जो खुशी हो करो, मैं तो अब और सहन नहीं कर सकती। जब छिदाम को अदालत में उपस्थित किया गया, चंद्रा ने मुंह फेर लिया। जज ने कहा, साक्षी की ओर देखकर बोलो, ये तुम्हारा कौन लगता है? दोनों हाथों को मुंह ढककर चंद्रा बोली, यह मेरा पति लगता है। प्रश्न, वह तुम्हें प्यार नहीं करता? बहुत करता है। प्रश्न, तुम उसे प्यार करती हो? खूब करती हूँ। जब छिदमा पूछता तो छिदमा ने कहा, खून मैंने किया है। प्रश्न, क्यों? छिदाम, भात मांगा था, बड़ी बहू ने भात नहीं दिया। दुखी राम गवाही देने के लिए आते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छा टूटने पर उन्होंने उत्तर दिया, साहब, खून मैंने किया है। क्यों? भात मांगा था, भात नहीं दिया। विस्तृत जिरे करने तथा अन्याय साक्ष्य सुनकर जब जज साहब को यह बात स्पष्ट समझ में आ गई कि घर की महिला को फांसी के अपमान से बचाने के लिए दोनों भाई अपराध स्वीकार कर रहे हैं, किंतु चंद्रा पुलिस से लेकर सेशन अदालत तक बार बार एक ही बात कहती चली आ रही थी। उसकी बात में तिल मात्र का भी हेरफेर नहीं था। दो वकीलों ने स्वेच्छापूर्ण आगे आकर उसको प्राणदंड से बचाने की बहुत कोशिश की, किंतु अंत में हार माननी पड़ी। जिस दिन नन्ही सी उम्र में एक काली कलुटी छोटी सी बालिका अपना गोल मटोल चेहरा लिए खेलने की गुड़िया पटक कर अपने बाप के घर से ससुराल आई थी, उस दिन रात में शुभ लग्न के समय आज की इस बात की कल्पना कौन कर सकता था? उसका पिता मरते समय यह कहकर निश्चित हो गया था कि चलो अपनी बेटी को ठिकाने लगाया जाए। जेल खाने में फांसी के पहले दयालु सिविल सर्जन ने चंद्रा से पूछा, किसी से मिलना चाहती हो? चंद्रा ने कहा, हाँ, एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा पति तुम्हें देखना चाहता है, क्या उसे बुलवा लूं? चंद्रा ने कहा, नहीं, मरने दो। अंत में आप सब लोगों से एक अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।